आ गए। उन सब लोगों की हालत पता है क्या हुई, कैसे हुई? हंसू भाई भंडारे में गए अंदर तो पुड़ी खत्म, और वापस बाहर आए तो चप्पल गया। अंदर गए थे विवेक जी 2 करोड़ रुपए महीना कमाएंगे, तो अंदर गए तो 2 करोड़ गायब। महेश जी कहां है 2 करोड़? यहां तो नहीं है, वापस जाओ। वापस आए तो वेस्टीज और विनिंग टीम गायब, दोनों ही हाथ से चले गए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये आपके साथ ना हो। ये भंडारा दिखाने वाले, लंगर दिखाने वाले, फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच। अगर अमृतसर में जाकर गोल्डन टेम्पल में भी हम लंगर लेते हैं ना, somebody has to pay for it, कोई उसके लिए पे करता है तब हमें फ्री में खाना मिलता है, वो उतर के नहीं आता ऊपर से। somebody has to pay for it। हम बातों में आकर किसी के अटक जाए, भटक जाए। एक समय ऐसा था दुनिया में, एक समय ऐसा था, भारत देख रहे हैं आप स्लाइड में, यूरोपियन रेजिस्टेंस 18वीं सदी में, 1800 का जब समय चल रहा था, दौर चल रहा था, तो यूरोप में आप यकीन नहीं मानेंगे, टमाटर को जहर माना जाता है। टमाटर मत खाओ, ये जहर, ऐसे लोग मर जाते हैं। तो होता यह था कि लोग अपनी गार्डन में, घर के बाहर प्लांट लगाते थे टमाटर का, डेकोरेटिव आइटम की तरह, कि अच्छा डेकोरेटिव आइटम है, पर उसे खाते नहीं थे क्योंकि ये अफवाह फैल गई थी निश्चय जी कि इसको खाने से मौत हो जाती है, जहर है। हुआ ये कि कुछ समय बाद लोग विटामिन सी की कमी के कारण मरने लगे यूरोप में। जब विटामिन सी की कमी के कारण मरने लगे तो कुछ समझदार आया, कुछ समझदारों ने कहा कि यार विटामिन सी तो तुम्हारे अपने बाग बगीचों में लगा हुआ है, तुम्हारे घर के बाहर गार्डन में लगा हुआ है, वो टमाटर जो लगा है उसमें विटामिन सी होता है, उसे तोड़ो और उसे खा लो। क्या बात कर रहे हो? हम तो समझते थे ये जहर है। बोले जहर नहीं है, विटामिन सी में रिच है ये, इसे खा लो। लोगों ने उसे खाया और तब 100 साल की मिथक टूटी कि टमाटर में जहर नहीं होता है। टमाटर पे तालियां ना बजाएं, अभी मैं बताऊंगा कब बजानी तालियां। 1996 में जब डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में आया तो इसे समझा जाता था ये जहर है, इसे जो करता है वो बर्बाद हो जाता है। पर हिंदुस्तानी ये भूल गए थे कि यहां पर नेचुरल डेथ से ज्यादा मरने वाले, रोजाना 50 से ज्यादा लोग भूखमरी से मर जाते हैं और 50 से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं रोजाना हिंदुस्तान में। तो जब ये समस्या सामने आई तो कुछ समझदार जो आए मन से चिल्लाते थे, जिसमें हमारे चीफ मेंटर एक हैं जिन्होंने 1900 के दशक से जब से शुरुआत हुई, 99 से चिल्लाना शुरू कर दिया कि भैया भूखमरी और बेरोजगारी का इलाज तो तुम्हारे पड़ोस में वो आदमी है जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, उससे जाकर मिलो, तुम्हारी भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाए। 100 साल नहीं लगे इस मिथक को दूर करने में, टमाटर को लग गए थे 100 साल। और आज 25 साल बाद अब जब एक जनरेशन चेंज आ गया है तो किसी के मन में ये नहीं है, ये चीज काम नहीं करता, क्योंकि अब हम गर्व से कहते हैं कि सरकार की एक मंत्री अब कहती है कि लखपति दीदी करोड़पति हो जाएगी, और सरकार का ही एक मंत्री अब कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनाना है, वर्ल्ड मैप पर लेकर आना है। वही मंत्री जिसने साइन किए थे गजट नोटिफिकेशन पे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। अब ये 100% लीगल, 100% एथिकल है, और जिस दिन हम प्राइम मिनिस्टर को मंच पर ले आएंगे सारी कंपनीज मिलकर, उस दिन तो ये सब कुछ मिथक टूट जाएगा। इसलिए नेगेटिविटी से डरने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम अब कुछ और है, जबरदस्त मोमेंटम है। अब तो लोग ट्रेन में टीटी को उठा रहे हैं। फोटो आया, जितिन भाई टीटी को उठा रखा था 4 लोगों ने, जो फैमिली रूम में आ रहे थे वही उन्हीं लोगों ने। मैंने फोन किया, मैंने टीटी को क्यों उठा लिया? बोले आप घबराओ मत, सीएमडी का डेमो कर रहे थे। भूषण जी हैं बैठे ना, टीटी को स्पॉन्सर करके आए हैं भूषण जी, अभी नए यूसीडी हैं। मतलब सच में फटे फिर रहे हैं। गुलाब जी कह रहे थे ना, क्या फटे फिर रहे हो क्या? सारे फटे फिर रहे, टीटी को उठा लिया। अच्छा टीटी साहब यहां आ गए क्या? अच्छा दूसरे लोग ट्रेन से ही ले आए, कुछ लोग नहीं, टीटी साहब आ गए बुरा मान जाएंगे। कुछ लोग लेकर आए, ट्रेन से लेकर आए। सुरेश जी ट्रेन से ही ले आए आप सीधे यहाँ पे, क्या बात।
मोमेंटम, हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है पता है? बड़ा अजीब खेल है। क्या बोलते हैं इसे? स्काई डाइविंग। पागल बनाने का धंधा है। पहले पैसे लेते हैं पुरुषोत्तम जी। कितने? 3,500 नहीं, यहां तो सपनों की उड़ान होती है। ये सच्ची की उड़ान है। 50,000 रुपए लेते हैं। 50,000 रुपए लेते हैं और उसके बाद एक कंसेंट पे साइन कराते हैं। पागल बनाने का धंधा क्यों है बता रहा हूं कि अगर तुम मर गए तो हमारी गारंटी नहीं है। मतलब आप सोचो कि आदमी 50,000 रुपए देता है और फिर इस कंसेंट पे साइन करता है कि मैं मर गया तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो मेरी इतनी जिम्मेदारी। हाँ, जिनको पैसे दिए उनकी जिम्मेदारी नहीं। और अनूप जी कह रहे थे कि यार कम चांसेस। अनूप जी कहां गए? जहां है ना, कम चांसेस नहीं है। 1 लाख में एक आदमी निपटता है। 1 लाख जो उड़ाने होती है उसमें एक आदमी निपटता है और साल में 21 लोग निपटते हैं पूरी दुनिया में। रिस्क फ्री नहीं है। एक हिंदुस्तानी गया, पहले उससे पैसे ले लिए, कंसेंट पे साइन करा लिया, उसका दिमाग जागा, हिंदुस्तानी दिमाग है। बोले अगर मैं मर गया तो एक काम करना, 50,000 रुपए मेरी पत्नी को दे दे। हम मरने को तैयार हो जाते हैं 50,000 रुपए देकर। रिस्क तो है ना। 1 लाख में एक आदमी, वो मैं भी हो सकता हूं ना। हम कंसेंट पे साइन कर देते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई गारंटी नहीं है। और जब एक नीले रंग के फॉर्म पे हम साइन कराते हैं तो सामने वाला हमसे बोलता है गारंटी दो मैं सफल हो जाऊं। कैसे गारंटी दे सकते हैं गारंटी? अरे गारंटी है, लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, इसकी गारंटी है। आपके होंगे कि नहीं होंगे इसकी हमारी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी आपको खुद लेनी पड़ेगी कि हाँ, अगर लोग सफल हो रहे हैं तो मैं भी सफल हो सकता हूं। गारंटी आपकी अपनी है। अगर एक भी सफल नहीं होता तो हम ये बात बोलते, पर इतने सारे लोग जब यहां पर सफल हैं, जब हम ये बात नहीं बोल सकते। गारंटी अपने को खुद को लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, किसी भी एग्जाम में हम बैठे, सिंह साहब यहां पे बैठे हुए, यूपीएससी के एग्जाम में हम बैठे, स्टेट सर्विस के बैठे, ख्याति यहां पे बैठी हुई है, जज के एग्जाम में हम बैठे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के किसी भी एग्जाम में हम बैठे, लाखों में कुछ लोग निकलते हैं। डॉक्टर्स यहां पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर रवि गुप्ता जी बैठे हुए हैं यहां पर जो फेल हो जाता है वो किसको गाली देता है? किसी को गाली नहीं देता। वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने मेहनत नहीं करी, मेरी मेहनत में कमजोरी होगी, वरना लोग तो निकल ही रहे हैं, लोग तो सफल हो ही। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी। यहां से निकलने के बाद, सीखने के बाद, यदि हम असफल हो गए, ये हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। पर यहां पर पता है, हो सकता है सीए के 6-7 अटेम्प्ट मिलते हो, आईएएस के 6 अटेम्प्ट मिलते हो। नील, यहां पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। आप जब तक जिंदा हैं, जब तक अटेम्प्ट दे सकते हैं, सफलता जरूर आपको मिल जाएगी। अटेम्प्ट्स की कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने तब भी कहा था, दुनिया के मानचित्र पर एक शहर ऐसा है जिसने जबरदस्त ग्रोथ की है, और उनके पास ना पानी था, ना बारिश थी, बंजर जमीन थी, रेगिस्तान था। सिर्फ एक व्यक्ति ने सपना देखा कि दुनिया के मैप पर मेरा शहर तो आएगा। और आज हाल यह है कि उनके पास, उस शहर के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है। उस शहर के पास हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। जहां अनूप जी अभी हाल ही में घूमने गए थे, वो देश है दुबई। दुबई 1991 में देखिए आप, उसके बाद देखिए दुबई 2005 में, और दुबई 2013 में। पता है कैसे संभव हुआ? क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति ने सपना देखा, एक व्यक्ति ने सपना देखा, जो वहां के शेख है। और ये बात मैं ऐसे ही उथली पुथली लेकर नहीं आया हूं आपके सामने। मैंने किताब पढ़ी है, शेख की खुद की लिखी हुई किताब, और उसमें एक चैप्टर है जो शेख ने लिखा, बुर्ज खलीफा। शेख ने एक सपना देखा, मुझे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मेरे इस शहर में चाहिए। आर्किटेक्ट्स ने कहा कैसे होगा? बोले कैसे, मैं नहीं सुनना चाहता। ठीक
के बना के लाते हैं। वो कुछ तैयारी करी उन्होंने, केदार जी लेकर आए, कुछ 4-5 टावर उन्होंने बना दिए, और जब प्लान रखा सामने तो शेख नाराज थे। आर्किटेक्ट्स को समझ में आ गया, ये लिखा है कि जब आर्किटेक्ट्स मेरे पास प्लान लेकर आए तो उन्हें पता समझ में आ गया था कि मैं खुश नहीं हूं इस प्लान से, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ एक लाइन बोली, दिलीप जी, इंसान की बनाई हुई सबसे ऊंची बिल्डिंग मुझे इस जगह पर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं पता। शेख ना आर्किटेक्ट थे, शेख को ना पता था कि बिल्डिंग कैसे खड़ी की जा सकती है, ना आज तक किसी ने इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है। शेख ने सिर्फ सपना देखा, उसके बाद पूरी दुनिया जुड़ गई उसे देखने के लिए, उसे बनाने के लिए, और आज उससे ऊंची बिल्डिंग अभी तक कोई बना नहीं पाया। कई साल हो गए, 10-12 साल हो गए, सपना बहुत सारे लोग देख रहे हैं पर संभव नहीं कर पाए, क्योंकि शायद उनकी श्रद्धा में कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। पर वो शेख सिर्फ एक सपना देखा और पूरा किया। हमें इस बिजनेस में हाउ पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ एक बड़ा सपना देखना है और अपने पीछे वाई को लगा लेना है। बड़ा सपना देखना है, थोड़ा सपने का दायरा, सपना देखने का दायरा बड़ा कर लें आज, और बड़ा करके चले गए। हमारी जरूरत ही क्या है? जब श्रीनिवास जी यहां पर थे, कल बोल रहे थे कि 1000 करोड़ का सपना है, जब मैं मर के जाऊं तो 1000 करोड़ बना लूं, और इट इज पॉसिबल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज से 50 साल पहले जिन लोगों ने शुरुआत की थी अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर 1950 में आ गई थी इंडस्ट्री, आज उन लोगों की वर्थ 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहा हूं, कंपनी के मालिक की बात नहीं कर रहा हूं। और हिंदुस्तान में संभव हो सकता है, सिर्फ एक सपना देखने की जरूरत है। मैंने ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया कि एक व्यक्ति इतना बड़ा सपना देख सकता है। जिस कंट्री में बारिश ना होती हो, जिस कंट्री में रेगिस्तान पड़ा है, तस्वीर आपके सामने है, उस कंट्री को वर्ल्ड मैप पर लेकर आना सिर्फ एक सपने के कारण हुआ, टेक्निकल नो हाउ के कारण नहीं हुआ। सपना देखा शेख ने, जिसे टेक्निकल नो हाउ नहीं पता था। आप वाई नक्की कर लें, आप बड़ा सपना देख लें, पूरे होने का साधन वेस्टीज ऑफ विनिंग टीम आपको बता दे। फैमिली रियूनियन 2016, थोड़ा सा चले अतीत में, कितने लोग थे यहां पर 2016 में? कई यहां बैठे मैक्सिमम लोग बिजनेस में ही नहीं थे। हाँ अलका भाभी आप तो थे ही, 500 लोग। राम अवतार जी कह रहे हैं टोटल 500 लोग थे राम अवतार जी, और यहां कुछ 8-10 हाथ उठे हैं। मुझे आता है भूपेंद्र जी थे, गुरमीत जी थे, बिल्कुल। ये जब 2016 का फैमिली रियूनियन हुआ ना, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि हम सचमुच कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। सपना देखा एक व्यक्ति ने, अभय प्रसाद बुक कर दिया। मुझे तो खबर मिली क्योंकि मैं उस समय विदेश में था। मैंने कहा अच्छा अभय प्रसाद बुक कर दिया, हम लग गए काम पे, अब तो भरना है। उसी एक ही व्यक्ति का सपना था कि अगले साल ताल कटोरा बुक कर दिया दिल्ली का। हम फिर चौंक गए, ताल कटोरा बुक कर दिया। चलो हम लग गए काम पे कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना, ज्यादा से ज्यादा जिंदगी को छूना है। उसी एक व्यक्ति की हिम्मत थी कि 2018 में त्यागराज स्टेडियम बुक कर दिया। हम यहां पे बुक करने आए ना, आप ताली बाद में बजाना, मैं आपकी एनर्जी सेव करना चाहता हूं। तो इन्होंने बोला है त्यागराज स्टेडियम के मैनेजर्स ने, कौन सी तारीख को बुक करना है? मैंने कहा तारीख नहीं, तारीखें बोलो। कौन सी कंपनी से आए हो? मैंने कहा कंपनी नहीं है, टीम है। कोई अजीब आदमी हो यार, कंपनी आती है बड़ी बड़ी त्यागराज में प्रोग्राम करने के लिए, एक दिन के लिए बुक कराती है सुबह से शाम तक। कौन सी खेत की मूली हो? मैं कहा विनिंग टीम के खेत की मूली है, 3 दिन का प्रोग्राम करेंगे, 3 दिन भी कम पड़ते हैं। एक समय ऐसा था कि हम सोच रहे थे कि हम इसको 4 दिन का कर दें। अब 4 दिन का तो जब होगा तब हो जाएगा, वह रात को 9 बजे तक का तो हो ही गया है। और आज के फैमिली रियूनियन की हालत, यह हैदराबाद का फैमिली रियूनियन है इस साल का। हैदराबाद वाले जहां आते थे ट्रेनों में बैठ के, हमें नहीं पता था उनकी नियत में क्या खोट था। यहां से फैमिली रियूनियन चुरा के हैदराबाद ले गए, और एक नहीं 2-2 ले गए। आपकी नियत में भी एक खोट हो सकता है। विनिंग टीम तैयार है, आप कसम खाए विनिंग टीम आ जाएगा आपके शहर में फैमिली रियूनियन करने। मैं अप्रिशिएट करता हूं, चंद्रा जी ने बोला स्टेज से कि हम अगला फैमिली रियूनियन
कराएंगे कलकत्ता में। 2 ही लोग खुश हुए, कैरी जी और चेरी, दोनों कलकत्ता से आते हैं। ये नेपाल वाले यहां पे बैठे हुए हैं। नेपाल वालों ने कसम खा ली कि हम फैमिली रियूनियन नेपाल में करें। इनकी नीयत में भी खोट है। ये दिल्ली अटेंड करने के साथ साथ यहां से फैमिली रियूनियन को चुरा के लेके जाना चाहते हैं नेपाल में, और ये सपना पूरा होगा क्योंकि पिछले साल हमने नेपाल में, पुरुषोत्तम जी से पूछिए, मिनी गो ग्राउंड किया, 1 दिन का गो ग्राउंड किया हमने नेपाल में। अब हम शुरुआत कर सकते हैं वहां पे फैमिली रियूनियन की। दुबई वाले लेके चले गए गो ग्राउंड अपने यहां पर। अब आपकी जिम्मेदारी है, पिछली स्लाइड पे जाइए, बड़ा सोचिए। हो सकता है आपके शहर में हो सकता है, बिल्कुल आवाजें लग रही हैं, पर हम इसे यकीन तब मानेंगे जब अगले साल इतना बड़ा मोमेंटम खड़ा हुआ कि विनिंग टीम मजबूर हो जाए आपके शहर में फैमिली रियूनियन करने के लिए। मुझसे किसी ने होप की डेफिनेशन पूछी, होप की डेफिनेशन। इस पिक्चर से ज्यादा बड़ी होप मैं नहीं दिखा सकता किसी को। ये होप की डेफिनेशन है दोस्तों। ये स्पेशली एबल्ड कपल फैमिली रियूनियन की लाइन में लगा हुआ है क्योंकि इन्हें भरोसा है उनके सपने इस मंच से पूरे हो सकते हैं। ये शादीशुदा कपल है, दोनों स्पेशली एबल्ड है, और ये चोरी चुपके किसी ने पिक्चर ली पीछे से, मुझे शेयर की, मेरी आंखों में आंसू थे। धरती में कोई एक बिजनेस ऐसा बता दें आप जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू होता हो और बड़े से बड़ा सपना पूरे करने का मादा रखता हो। एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें हर एक व्यक्ति, वो चाहे किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन से क्यों ना हो, उसकी कोई भी एबिलिटी क्यों ना हो, स्पेशली एबिलिटी क्यों ना हो, वो सपना देख सकता है और यहां से वो पूरा होगा, और सपने पूरे हो रहे हैं। ये होप का डेफिनेशन हमारे अपने फैमिली रियूनियन की लाइन में लगा। ये कपल, ये आशा, ये होप हर एक व्यक्ति को देने की आवश्यकता है। मुझे खुशी हुई, एक फोटोग्राफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, कल रात को यहां सज्जन बैठे होंगे, वो लीडर आइसक्रीम खाने गए किसी आइसक्रीम वाले के पास, और आइसक्रीम खाते खाते उससे प्रोस्पेक्टिंग करनी। ये होती है उम्मीद। उसका सद्भाग्य जागना था, और रात को 12 बजे हमारे वो सज्जन, हमारे वो लीडर आइसक्रीम खाने उसके पास पहुंच गए। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो आइसक्रीम वाला अगले साल या दूसरे साल फैमिली रियूनियन पे स्टेज पर आ जाए और अपनी कहानी सुनाए कि मुझे किसी ने ऐसे ही फैमिली रियूनियन से निकल के प्रोस्पेक्ट कर लिया था, आज मैं यहां पर हूं। ऐसे ही श्रीनिवास जी यहां पर, श्रीनिवास जी ने एक बात आपको कल नहीं बताई, फैमिली रियूनियन में इन्होंने पूरा अटेंड नहीं किया हैदराबाद। जब पहली बार किसी ने बुलाया, पेंशन के पैसे, उधार के पैसे से लेकर सारी टिकट के जुगाड़ करी, 1 दिन का अटेंड किया, दूसरे दिन घर में किसी की डेथ हो गई। राइट, समझ पा रहे हैं श्रीनिवास जी? दूसरे दिन बैठी अपनी जगह पे बैठी प्लीज, दूसरे दिन किसी के घर पे डेथ हो गई तो इन्हें जाना पड़ा। 1 दिन के फैमिली रियूनियन का नतीजा है 1.5 साल पहले का, कि आज यहां पर व्यक्ति बैठा हुआ है 2.25 लाख रुपए के चेक के साथ, 1.5 साल का। तो जब हम बातें करते हैं स्टेज से, ऐसी झूठी मूठी बातें नहीं करते, क्योंकि मैं तो सिर्फ आइसक्रीम वाले की बात कर रहा था। श्रीनिवास जी के हालत तो उससे भी ज्यादा खराब। 1.5 साल के अंदर चमत्कार हो सकता है। बैठिए प्लीज, थैंक यू। दिस इज होप। ड्रीमिंग स्मॉल इन लाइफ इज अ क्राइम, ड्रीम बिग। अब्दुल कलाम जी का एक बहुत फेमस कोट है, पाप है, पाप, क्राइम है छोटा सोचना। मेरी सारी बातें जुड़ी हुई होती हैं, बुर्ज खलीफा से लेकर अब्दुल कलाम जी की फोटो तक। एक ही बात साबित करना चाहता हूं, बड़ा सोचना होगा, बड़ा सपना देखना होगा। जब हम बड़ा सोचते हैं तो हम काम पे लगते हैं। अगर हम 2 लाख रुपए की इनकम के बारे में सोचेंगे तो शायद हम उतनी जल्दी काम पर ना लगे, उतने प्लान ना दिखाएं। पर जब हम 20 लाख रुपए की इनकम के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि यार 20 लाख रुपए महीने आ सकते हैं, क्योंकि लोगों के आ रहे हैं, तो हमें भरोसा होता है कि हमारे आ सकते हैं, तो हमें काम पे लगना होगा। क्योंकि 20 लाख के लिए 20 गुना एफर्ट भी ज्यादा लगता है। जब हम बड़ा सोचते हैं तो बड़ा एफर्ट भी लगता है। जब हम छोटा सोचते हैं तो छोटा एफर्ट लगता है और काम नहीं होता, छोटा काम होता है, और हम फिर बिजनेस से आउट हो जाते हैं। आपको सोचना होगा कि अगले साल के फैमिली रियूनियन पे हम मंच पे आ रहे हैं या स्टेडियम से बाहर जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस साल फैमिली रियूनियन पे हैं, जी हां, पर अगले बार फैमिली रियूनियन में नहीं आएंगे, टीएनए हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, जाके सो जाएंगे, या फिर दोबारा अपने सपनों को मार के किसी और काम में लग जाएंगे। पर हमें नक्की करना है आज, तीसरे दिन, कि हम अगले साल कौन से लेवल पे, किस इनकम के साथ इस मंच पर आ रहे हैं।
ये 2 लेटर्स आपके सामने हैं। टाटा ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, बहुत इंस्पायरिंग ग्रुप है। मैं उस बिजनेस ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक बाप और बेटे की कहानी के बारे में आपको बता रहा हूं। एक बड़ी मोटी सी JRD टाटा के खत उस किताब में है, वो किताब मैंने पढ़ी और इस किताब को, इस खत को पढ़कर सचमुच मेरे दिल को छू गया ये खत। ये लेफ्ट में जो खत है, ये JRD टाटा लिख रहे हैं अपने पिता RD टाटा को। JRD टाटा पढ़ रहे थे उस समय विदेश में, RD टाटा देश में ही थे, और JRD टाटा ने एक खत लिखा अपने पिता को कि टू फादर लिखा हुआ है वहां पर। 1921 का ये खत है। 14 दिसंबर को लिखा, 23 दिसंबर को जवाब आया मुंबई से, और ये विदेश में है। इन्होंने पता क्या लिखा, JRD टाटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के अपने पिता RD टाटा से कि पापा मुझे पता है आप इसके लिए मना करोगे, पर मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि 10 में से 9 चांसेस ऐसे हैं कि आप मना करोगे इसके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक मोटरसाइकिल आपके लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है डेथ का और एक्सीडेंट का। पर फिर भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि क्या मैं एक बाइक ले लूं। और ये JRD टाटा लिख रहे हैं कि पापा सुनो, मैं ज्यादा महंगी नहीं लूंगा। मैंने कहा गजब है। JRD टाटा लिख रहे हैं 1921 में बड़े उद्योगपति थे, कभी विदेश में पढ़ने गए, मैं ज्यादा महंगी नहीं लूंगा। पर पता है क्यों? मेरे पीछे से मेरे दोस्त बात करते हैं कि हैं हम सबके पास बाइक है, तेरे पास बाइक ही नहीं। तो वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं लोग पीछे से, मेरे दोस्त, क्या मैं एक बाइक ले सकता हूं? आप सोचिए क्या जवाब दिया होगा RD टाटा ने 10 दिन बाद। बाइक दिलाने का तो सवाल ही नहीं था। पूरे खत में बाइक का जिक्र भी नहीं है। पूरे खत में जो RD टाटा ने दोबारा अपने बेटे को लिखा, उस खत में बाइक का शब्द भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है। सिर्फ पहले ही 4 लाइनों में एक बात लिखी, और बात आप तक पहुंचे तो तालियां बजाना। वो बात पता है क्या थी? JRD जहांगीर, तुम्हें जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना है, लोगों की बातों में मत आना। अरे वो लोगों की बातें किसी ने कैरी करके तुम्हें सुनाई होगी, इसमें लिखा हुआ है somebody must have carried you all those stories। वो बहुत छोटा है, एक्चुअली मैं पढ़ देता हूं। I am very pleased as usual to hear from you. I am very happy to see that you write me regularly and everything. You said in this, दूसरे लाइन में उनको चैन नहीं थी ऐसा लग रहा है। दूसरे लाइन में जिक्र करना शुरू कर दिया। You said in this letter that the boys in your school said all sorts of things about you behind your back। तुमने अपने खत में लिखा कि लड़के तुम्हारे पीछे वो सारी बातें करते हैं and made fun of you, और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। Okay, but my dear boy, how did you know that the boys were so mean to say bad things of you behind your back? तुम्हें कैसे पता कि लोग इतने मतलबी थे कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे? उसके आगे की लाइन लिखी हुई है, somebody must have carried you such stories। किसी ने तुम तक वो कहानियां पहुंचाई होगी, तुमने खुद नहीं सुनी है वो कहानियां। Why do you mind? तुम क्यों माइंड करते हो my dear boy about such petty things? ये छोटी मोटी बातों के बारे में क्यों माइंड करते हो? In life, when you will be little older, you will have to go through such serious things and matters that you will yourself laugh at what you know now, take seriously। तुम जब थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, तो इन सब बातों पे हंसोगे कि मैं इन बातों के कारण माइंड करता था। जब हम बच्चे थे गुलाब भैया, तो स्कूल में कोई कुछ कहता था, देख तेरी पैंट कैसी हो रही है, तेरे बाल कैसे हैं, तो हमें फील होता था। आज उनका कोई मतलब नहीं। जब आप आज प्लान दिखाने जाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, तो हम थोड़ा सा फील कर जाते हैं। पर पूछिए DUCD से कि जब ये मंच पर आते हैं तो इन्हें वो बातें याद भी रहती है कि नहीं रहती। इसलिए आज के सारे DUCDs आपको ये बात कह रहे हैं, लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि कुछ समय बाद जब आप मंच पर आएंगे तो ये बातों के बारे में आप माइंड नहीं करेंगे। आपको लगेगा मैं इन बातों पे माइंड करता हूं।
बाइक का जिक्र भी नहीं है। आपको चाहेंगे तो मैं लेटर आपको भेज दूंगा, पूरा लेटर। ये इन्होंने तो 2 पेज का लिखा था क्योंकि इनकी तो दरखास्त थी, बाइक लेनी थी, उन्होंने 1 पेज में निपटा दिया। इनके बाइक का जिक्र भी नहीं है। आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने लाइफ के बारे में कोच किया। बस लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे जाना। हाइट ऑफ रिजेक्शन, ये चेहरा आपका जाना पहचाना होगा। हम तो सिर्फ लोगों से रिजेक्ट होते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। नील, हमने किसी को प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, नहीं आया, वो मुंह पे भी कई बार मना भी नहीं करता है। इनके साथ पता है क्या हुआ? आपको पता है ये कौन है? दुनिया के पहले यूएस के अश्वेत राष्ट्रपति, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। आज तक कोई भी काला आदमी प्रेसिडेंट नहीं बना था 2008 के पहले। इनकी समस्या पता है? इन्होंने खुद अपनी किताब में लिखी है ये समस्या। मेरी समस्या इतनी बड़ी थी कि जो काले लोग थे, मैं जब उनसे वोट मांगने जाता था तो वो बोलते थे हम तुमको वोट नहीं देंगे क्योंकि तुम पूरे काले नहीं हो। पूरा काला नहीं, मैं हूं काला। अब वो बोलते थे अच्छा छोड़ो। अब वो गोरों के पास जाते थे कि सुनो, मुझे वोट चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो बोलते तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि तुम काले हो। मैं यहां जाता हूं तो बोलते हैं हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुम पूरे काले नहीं हो। मैं यहां जाता हूं तो बोलते हैं कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि तुम काले हो। करूं क्या? उसके बाद उस व्यक्ति ने इतिहास रचा जो हर तरफ से, हर व्यक्ति से रिजेक्टेड थे। ये हाइट का रिजेक्शन का, और उन्होंने खुद अपने हाथ से अपनी किताब में लिखा है। 700-800 पेज की किताब है, उसमें ये बात लिखी हुई है। मैंने फिर भी उन लोगों का दिल जीता। मैं उनके पास गया और तब जाकर इतनी बड़ी रेस प्रेसिडेंट की ये पूरी हुई। हम इतने ज्यादा तो रिजेक्टेड नहीं है ना। हमको तो कोई कुछ भी बहाना मार के कर देता है रिजेक्ट, पर कोई 10 में 1 ऐसा मिल भी जाता है हमको जो ये कहता है कि नहीं, मैं आप पे भरोसा करता हूं, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। जरूरत सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की। अरे इन्हें करोड़ों वोट चाहिए थे, हमें सिर्फ 16 वोट चाहिए। ये करोड़ों से रिजेक्ट हुए, हम सिर्फ कुछ हजार से रिजेक्ट नहीं हो सकते 16 लोगों के लिए। इतना बड़ा रिजेक्शन हमारी लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि इनकी रेस कुछ और थी, इनको कुछ और बनना था। हमारी रेस ये नहीं है, हमारी उस सपनों की उड़ान है और वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। ये बड़ा खतरनाक आदमी, श्रीगंगानगर वाले जानते होंगे, गुरमीत जी जानते होंगे। ये राजस्थान के एक गांव में रहते हैं, करणपुर गांव में। ये आदमी इतने बड़े ड्रीमर हैं कि सरकार से अपना कोई काम कराने गए, सरकार ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। बोले अच्छा नहीं करोगे तो कौन करता है ये काम? भाई जो चुनाव में खड़ा होता है, विधायक बनता है, नेता बनता है, वो करता है। बोले ठीक है मैं नेता बनूंगा। 1970 से लेकर 2023 तक 32 बार चुनाव में खड़े हो चुके हैं और हर बार हार मिली है। और अभी पूछने जाओ कि बाबा क्या प्लान है, कि अगला चुनाव आने दो फिर खड़ा हो जाओ। और 5-10 वोट नहीं, वो राखी सावंत खड़ी हुई थी, उसे 10 वोट मिले थे। ये भाई साहब 1200 वोट लेकर मरे हर बार। छोटे मोटे आदमी नहीं, जज्बा देखिएगा, है हिम्मत हमारी। मैंने पूछा था गो ग्राउंड में, हम प्रधानमंत्री क्यों नहीं? क्योंकि हम प्रधानमंत्री के चुनाव में खड़े। हम सिर्फ खत लिखते हैं 6ठी क्लास में, काश मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता। पर लोकसभा का चुनाव का टिकट किसने लिया और टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय कौन खड़ा हुआ? ये हर बार 32 बार निर्दलीय खड़े होते हैं। और पता है मनरेगा में काम करते हैं, पैसे नहीं है इनके पास। और हम इस बात से परेशान होते हैं, मैं कैसे बाहर जाऊं, मैं कैसे काम करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं। पैसे नहीं है, मनरेगा में काम करते हैं, चुनाव प्रचार के लिए। लोग ये सपना एक आदमी देखता है, उसके जज्बे को सलाम है। और गजब बात पता है क्या है? जब वहां का चुनाव संपन्न हुआ ना, तो जो जीता उसकी फोटो नहीं आई, फोटो इनकी आई, उसका सिर्फ नाम आया। अखबार वालों को भी इनकी मेहनत ज्यादा लग रही थी। तो ज्यादा बार जो फेल होता है
और जब वो मंच पर आकर अपनी कहानी सुनाता है उसके लिए ज्यादा तालियां पिटती हैं बजाय उसके कि जो तुरंत ऐसे कर लेता है। और इसमें लिखा है, देखो करणपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रूपिंदर सिंह रूबी कुन्नर को निर्वाचित किया गया है। उनका तो नाम ही है जो निर्वाचित हुआ है बेचारा। हमारे बाबा की फोटो आई है क्योंकि ये 32 बार खड़े हुए, सपनों के लिए खड़े हुए। या अभी लोकसभा में फिर मिल जाएंगे आपको प्रचार करते हुए। अभी ये खड़े हुए थे दिसंबर नवंबर में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। और पता है खास बात, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक सारे चुनाव में खड़े होते हैं। कहीं तो मौका मिल जाए। हर एक व्यक्ति को संपर्क करने की जरूरत है। पता नहीं कौन आपके भरोसे बैठा हुआ है कि यार वो आए तो मेरी जिंदगी बदल जाए। सपना किसे कहते हैं? मैं समय मेरा पूरा हो गया, मैं जल्दी से रैप अप कर रहा हूं। सिद्धि 10th स्टैंडर्ड में थी मेरी बहन सर्वदर्शी, जिसका नाम है, इसे घर में हम सिद्धि बोलते हैं। और इसने कहा कि भैया एक बात पता है तुझे? एक दिन ऐसी बैठे बैठे बोली, पता है हम लोग स्कूल में, तब स्कूल में फोन अलाउ हो जाते हैं, अब होने लग गए हैं, तब शुरू हो गए थे कि हम लोग स्कूल में जाते हैं, फोन सबमिट करने पड़ते हैं ना। 30 बच्चे हैं जीपी सिंह जी, 28 बच्चे अपने ब्लैकबेरी रखते हैं और मैं मेरा छोटा सा 3000 रुपए का फोन रखती हूँ। और एक बच्चा और है जिसके पास थोड़ा छोटा फोन है। मुझे सुन के ऐसा लगा मेरी बहन के पास ब्लैकबेरी नहीं। एक जमाना था ब्लैकबेरी 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 होता था, हर एक आदमी के पास ब्लैकबेरी। ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं है कि पूरे क्लास में 28 बच्चे अपना ब्लैकबेरी फोन रख दें। हम तो सपनों के बिजनेस में हैं। मैंने कहा मेरी बहन के पास भी ब्लैकबेरी होना चाहिए। मैं गया, इसे पापा से परमिशन लेकर एक ब्लैकबेरी फोन दिलाया और दुकान से जब बाहर निकला तो इसने कहा थैंक यू भैया। थैंक यू सपना पूरा करने की परिभाषा है। वो जो थैंक यू मैंने सुना उस दिन, मुझे समझ आ गया सपना पूरा होने पर कैसी खुशी मिली। उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब हुई जब सिमाचारी जी मुझे पिक करने के लिए आए। मैं पीछे वाली सीट पे बैठा था, पापा आगे बैठे थे, सविता जी पीछे बैठी थी। अभी हैं सिमाचारी जी यहाँ पर पीछे है, रेडी होने गए। और उनकी बेटी बीच में बैठी हुई थी। और सविता जी ने मुझे पता है क्या कहा, भैया आपको पता है हमने इसका एडमिशन अभी इंटरनेशनल स्कूल में करा दिया। मैंने कहा क्या खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आपको पता है हमने गांव से निकलकर हैदराबाद में घर ले लिया। गांव वालों को बिलीव नहीं हुआ कि हम बड़े आदमी बन गए। हमने 8 लाख रुपए की बलिनो कार ले ली। गांव वालों को बिलीव नहीं हुआ कि ये बड़े आदमी बन गए। बोले पता नहीं कुछ लॉटरी वॉटरी लग गई होगी टेम्पररी। पर जब बेटी का एडमिशन हमने इंटरनेशनल स्कूल में कराया तो सारे गांवों को बिलीव हो गया कि हाँ अब सिमाचारी और सविता बड़े आदमी बन गए। मुझे उससे भी ज्यादा खुशी जब मैंने सिद्धि को ब्लैकबेरी फोन दिलाया तब हुई जब मुझे पता चला कि आज किसी एक 15,000 रुपए कमाने वाली व्यक्ति की बेटी 5 लाख रुपए साल जिस इंटरनेशनल स्कूल की फीस होती है आज उसमें पढ़ाई कर रही है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। इसलिए मैं कह रहा हूं छोटा सोचना क्राइम है। आप बड़ा सोचे, अपने परिवार के लिए सोचे। आज की शाम अगर आपका परिवार आपके साथ है तो उनके साथ बैठकर सपने लिखें, नहीं तो वापस जाकर अपने परिवार के साथ बैठकर सपने लिखें और उनको चिपका दें कि आप क्या क्या चाहते हैं। वो सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं, क्योंकि ये नहीं तो और किससे होंगे सपने पूरे। और अब नहीं तो कब होंगे दोस्त। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द मोमेंट। ज्यादा समय लेने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और ये मेरी आखिरी स्लाइड है और कंसोल भी तैयार होगा इस चीज के लिए। आर वी रेडी टू एक्सेलरेट? यस। हम क्या एक्सेलरेट करने के लिए तैयार हैं? यस। नीरज चोपड़ा है ना, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। मुझे एक बात बताइए कल्पेश जी, जब उसने भाला जैवलिन थ्रो में वो गोल्ड मेडल जीता था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसने जब भाला फेंकने की तैयारी की होगी तो कुछ कमी रखी होगी ताकत में कि यार मैं तो मतलब अब 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था नीरज चोपड़ा। जब वो लाइन पे खड़ा था तो वो भाला ऐसे पूरी ताकत
ताकत से पकड़ा था, पूरी ताकत उसने 140 करोड़ लोगों की ताकत लगा दी कि भाला इतनी दूर जाए कि गोल्ड मेडल सिर्फ हमारे देश के नाम हो जाए। वो तो रिप्रेजेंट कर रहा था, भारत के पास आया गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में। अगर वो थोड़ी सी ऐसी कमी रखता ऐसे तो चुप ऐसे डाल देता, यही गिर जाता। किसकी नाक कटती? भारत देश की नाक कटती कि यार भारतीय खिलाड़ी क्या ऐसे ऐसे लेके ऐसे ऐसे डाल देते पीछे, जिसे दूर फेंकना तो उसे ऐसे डाल दे। हम जब किसी व्यक्ति के पास प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो हम पूरी विनिंग टीम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और हम ऐसे सड़े से कागज पे बेकार से जो पेन चलता नहीं है उससे प्लान दिखा दे। पूरी ताकत लगनी चाहिए, वो वाली ताकत कि 32-33 लाख लोग जो विनिंग टीम में है, मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि इस व्यक्ति की अगर जिंदगी बदली, ये विनिंग टीम में आ गया, तो ये विनिंग टीम के मंच से बात करेगा कि इसके सपने पूरे हो गए। उस ताकत से अगर प्लान दिखाया जाए, मजा आ रहा, कोई ज्वाइन ना करे। इसके लिए एक्सेलरेट करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि एक्सेलरेशन में मजा है। एक जमाना था जब बैलगाड़ी में चलते थे लोग, उसमें मजा नहीं आता, महीनों में पहुंचते थे लोग। ये फरारी का जमाना है दोस्त, जब यहाँ पे 20 साल का भरत सपने देखता है रोल्स रॉयस के, और मुझे तो बहुत मजा आया। अभी मैं किसी फैमिली फ्रेंड से मिला, वो इंडस्ट्री का नहीं है, वो मुझे बोला भाई सुन, लैम्बोर्गिनी वालों का फोन आया था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो बोल रहे थे कि हम जयपुर जा रहे हैं सर, जयपुर में कोई है? मैंने कहा हाँ है। मैंने तेरा नंबर दे दिया। मैंने कहा वाह, अब मोहल्ले में चर्चा है कि हम लैम्बोर्गिनी भी ले सकते हैं। इंडस्ट्री के बाहर का आदमी है, और मुझे खुशी इस बात की है कि ये तो मैं ही था जब फरारी की बात करता था। आज मुझसे भी बढ़कर भरत है जो 20 साल का है। 20 साल में तो मैं भी प्लान ही दिखा रहा था। 20 साल में मैं भी स्ट्रगल कर रहा था उस समय कि हमें कुछ आगे बढ़ना है, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन लिया था इंडस्ट्री में। पर वो मैं 20 साल का अपने आप को देख रहा था। भरत में कि भरत तो 20 साल में खुद अपने हैंड रेस कर रहा है कि वो DOCD बन चुका है, सफलता मिल चुकी है उसे, इतनी जल्दी ये परिवर्तन आ। Are you ready to accelerate? Yes. Are you ready? Yes. समय ले सकता हूं मैं? Yes. नहीं ले सकता हूं, मैंने एक चीज से मना कर दिया। तो चलिए एक बार मैं DOCD से रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्टेज पर आ जाए। DOCD से रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्टेज पर आ जाए, क्योंकि आपको पता नहीं है एक्सेलरेट करने का क्या मतलब होता है। मैं एक बार एक्सेलरेशन दिखा सकता हूं, आप भी अपनी जगह पे खड़े हो जाए, एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाए। कुछ लोगों ने एक्सेलरेट किया है पहले, यहाँ पे पता है, तो आप अगर तेजी से भागना चाहते हो, कोट पर उतारना चाहते हो तो उतार दो। Are you ready? समय कम है, इसलिए हम जल्दी से एक्सेलरेट करेंगे, और एक्सेलरेट करने का मतलब ये होता है कि जल्दी से करें, जल्दी से पहुंचे। सामने मीटर लगा हुआ है, सामने मीटर लगा है, फरारी का मीटर है ये, बड़ी तेजी से भागता है। राम अवतार जी कोट वोट उतार के तैयार हो गए। करना क्या है मैं आपको बता दूं, जब स्कूल में रेस भागते थे ना, तो स्टॉप लाइन स्टार्ट लाइन पे ऐसे खड़े होते थे, राइट? ऑन योर मार्क, अनूप जी थे, ऑन योर मार्क, तो ऑन योर मार्क ऐसे खड़े होते थे ना, तो पेट में तितलियां दौड़ती थी कि यार अभी भागना पड़ेगा, कौन जीतेगा। ये पूरी ताकत लगानी। अभी भी कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, आप विनिंग टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ढीले नहीं पड़ सकते, राइट? तो ये ऑन योर मार्क, आपको भागना नहीं। ऐसा ना हो कि यहां से लोग उतर के वहां आ जाए और ये सारे यहां स्टेज पर आ जाए। हाथ चलेंगे, पैर नहीं चलेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो हाथ कैसे चलेंगे? जब हम बोलेंगे स्टार्ट, तो हाथ ऐसे चलेंगे जैसे आप भाग रहे हो, पर पैर नहीं चलेंगे। पसीना आना चाहिए। रियल एक्सेलरेशन का मतलब तब पता चले, क्योंकि ये एक्सेलरेशन तो अभी डेमो है, बाहर जाके आज शाम रियल एक्सेलरेशन होने वाला है। कौन कितनी तेजी से भागने वाला है, वो एक्सेलरेशन होगा जो तय करेगा कौन इस मंच पर आने वाला है अगले साल। राइट? ऑन योर मार्क, कंसोल रेडी है, कंसोल रेडी है, हम सब रेडी हो जाएं। मैं दोबारा बता रहा हूं, ऐसे भागो, ठीक है? ऑन योर मार्क, सेट, गो 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 गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। स्टॉप स्टॉप, गाड़ी गाड़ी रोक, गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक। ये पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसे हाथ करना है। गाड़ी शुरू हुई उससे पहले ऐसे 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 ऐसे
नहीं करना है, दोबारा करेंगे, अभी ये फाइनल है। रेडी, ऑन योर मार्क, ये स्पीड 300 तक जाएगी। सेट, गो 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 गो, कम ऑन।